to all the chemists. This is Anna Kaushik and today we will discuss about the non-JRF fellowship. Basically जब हमने DU के फॉर्म्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको JRF या नेट क्लियर क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है, आप बिना JRF के भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑब्वियस है कि PhD का खर्चा 2 से 2.5 लाख आता है, तो बिना फेलोशिप के आप उसको कैसे पूरी PhD को परस्यू करोगे। तो उसको रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो DU क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है और करवाता है तो कितनी करवाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन हम स्टडी करेंगे, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे पता है मैं आपको दूंगी। पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा तो DU का नॉलेज नहीं है, बट जितना मेरे पास में सोर्सेस है और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है उतनी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। ओके तो अभी देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DU यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप, पर्सनलाइज स्कॉलरशिप वो लोग जो देते हैं उसका एक स्कॉलरशिप सेल है। यहाँ पे देखो, ये स्कॉलरशिप सेल है, ये पूरा ऑफलाइन वर्क करता है। मतलब अगर आपको स्कॉलरशिप का जो भी प्रोसेस होगी ना वो सारी ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। इसका रिसेंट नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली इसका एक नोटिफिकेशन आया था, डेट 2 जून को आया था। ठीक है, करंटली क्या है अभी क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज है, इसके लिए एक्सटेंशन या रिन्यूअल ऑफ UGC नॉन नेट और नॉन JRF फेलोशिप में एक्सटेंशन के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि करंटली जो यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी जिन स्टूडेंट्स को, वो अप्लाई करने के लिए उनकी डेट को एक्सटेंड किया था इन्होंने जून 13 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें स्कॉलरशिप मिलती है और अभी जो करंटली है उनकी स्कॉलरशिप को एक्सटेंड किया गया है। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फेलोशिप विल रिमेन सेम एज ऑलरेडी इंडिकेटेड इन द अवार्ड लेटर एज पर नोटिफिकेशन डेट 27/1/2014। मतलब इनका स्टार्टिंग कब इन्होंने स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया था, 2014 में स्टार्ट किया था और उसी के अकॉर्डिंग इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है। समझ में आ गया यहाँ तक? और अभी तक इससे यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि फर्स्ट तो कि आपको इसका हर साल रिन्यूअल के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये पता चली कि इसके जो ये कब से स्टार्ट हुई है, 2014 से स्टार्ट हुई है। अब इसका 2014 वाला नोटिफिकेशन मैंने ढूंढा, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। ओके, तो 2014 का अगर जो वैलिड नोटिफिकेशन देखे जिसके अकॉर्डिंग इनका PhD प्रोग्राम चलता है, तो उसमें यहाँ पे इन्होंने पूरी स्कीम बताई है कि क्या स्कीम होगी, किन कैंडिडेट्स को UGC नॉन नेट फेलोशिप दी जाएगी। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये नॉन नेट फेलोशिप MPhil और PhD दोनों के स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी, बट डिपेंड सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनके पास में अदर किसी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस सोर्स नहीं होना चाहिए। दैट मीनिंग कि उनको अदर कहीं से भी अदर स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप या अदर कुछ भी फेलोशिप मिल रही है, UGC CSIR JRF मिल रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि आपको स्कॉलरशिप का जो भी रिन्यूअल वगैरह होगा वो डिपेंड करता है कि कब इनके पास में UGC के थ्रू फंड आता है। ठीक है, जब फंड आएगा तभी आपके लिए रिन्यूअल के फॉर्म्स वगैरह मांगे जाएंगे। मतलब इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? वो मिलेगा आपको हर साल, बट डेट इनकी वेरी होती रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे MPhil का दिया है। MPhil से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे MPhil की सीटें नहीं है केमिस्ट्री में, इसलिए मैं PhD की बता रही हूँ। आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूँगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे PhD प्रोग्राम में देखो इन्होंने क्या साफ बोला है कि जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको 8,000 पर मंथ दिया जाएगा एज अ फेलोशिप एंड कंटिजेंसी ऑफ ₹10,000 दिया जाएगा इनको साइंस स्टूडेंट्स को, और 8,000 दिया जाएगा ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस स्टूडेंट्स को। तो देखो आपको पर मंथ तो मिलेंगे यहाँ पे 8,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है? 8,000 रुपीज़ मिलेंगे। उसके ऊपर से आपको पर ईयर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपीज़। समझ में आया? क्यों मिलेंगे? जैसे कि आपका कोई बुक्स वगैरह का खर्चा हुआ, ठीक है, तो ये अलग से आता है। 10,000 आई थिंक दोनों को ऐड करके देते होंगे तो पता नहीं, बट आपको इतना टोटल अमाउंट मिलेगा 8,000 पर मंथ और 10,000 पर ईयर मिलेगा। ठीक है, और फॉर द साइंस स्टूडेंट, अगर नॉन साइंस वाले आप देख रहे हो तो आपको मिलेगा 8,000। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 2,000 का फ़र्क है, जस्ट इसलिए क्योंकि साइंस में थोड़े ज़्यादा खर्चे आते हैं। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसको बहुत ध्यान से देखना कि द नंबर ऑफ नॉन नेट फेलोशिप टू बी अवॉर्डेड ईच ईयर to fresh student enroll in the
concerned department will be half of the number of existing faculty strength but not exceeding a total of 12। समझ में आया? इसमें ये क्या कह रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देते हैं वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि हर डिपार्टमेंट वाइज मिलेगी स्कॉलरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू ही मिलेगी। तो डिपार्टमेंट में जितनी फैकल्टी स्ट्रेंथ है, ठीक है, एट द प्रेजेंट, उसके हाफ स्टूडेंट्स को दी जाएगी, बट नॉट मोर देन 12, मतलब मैक्सिमम 12 स्टूडेंट्स को ये नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। तो समझ जाओ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये सिर्फ इसकी भी सीटें फिक्स होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कहा था। तो आपको दिख ही रहा है कि ये सिर्फ मोर देन 12 को नहीं मिलेगी, तो आपको टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको टॉप करना पड़ेगा आपको अगर ये फेलोशिप चाहिए तो, ठीक है। अगर आपके अदर फेलोशिप में अप्लाई करने वाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको सिर्फ DU के थ्रू ही चाहिए तो फिर आपको एक टॉपर लिस्ट में तो आना ही पड़ेगा ताकि आपको कंसिडर किया जा सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं ना कि प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको फेलोशिप मिलती है। जैसे कि आप भी अगर DU वगैरह में जाओगे ना तो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऑफ़र भी आते हैं, ठीक है। अब्रॉड में भी आपको प्रोजेक्ट के मिलते हैं, ऑफ़र्स मिलते हैं। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के थ्रू कोई प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हो तो आपको वो प्रोजेक्ट के थ्रू क्या मिलती है, एक फेलोशिप मिलती है। फिर वो आपका जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो फेलोशिप भी बंद हो जाती है, बट आगे PhD तो रनिंग है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी क्या कंसिडर करते हैं, इनको नॉन नेट फेलोशिप में ही कंसिडर कर लेते हैं और उसमें भी आपको बाद में फेलोशिप मिल जाएगी। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप DU में जाने के बाद में किसी प्रोजेक्ट के थ्रू स्कॉलरशिप लोगे तो फिर बाद में क्या होगा, तो डोंट वरी, उसमें भी आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। फ्रेश अवार्ड के लिए देखो, मतलब जो अभी नए आप लोग, जैसे आप लोग फॉर्म भर के रिसेंटली ऐड होगे तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में इन 6 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन इन PhD और MPhil प्रोग्राम आपको अपने HOD से कंसर्न करना है, ठीक है। आपका HOD आपको रेफ़र करेगा, मतलब उनका रेफरेंस मस्ट है। अब ये डिपेंड करता है ना कि मैं समझ गए यहाँ तक कि आपको HOD ही आपका सिलेक्शन करेगा बेसिकली कि हाँ यू कैन अप्लाई। तो आपको फिर एप्लीकेशन भेजना है स्कॉलरशिप सेल में अपने HOD से कंसर्न करने के बाद में 6 मंथ के टाइम पीरियड में। 6 मंथ के बाद में अगर आप भेजोगे तो आपके एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फेलोशिप का मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है 4 ईयर्स ऑफ PhD के लिए 4 ईयर है, MPhil के लिए आपको 18th मंथ मिलेगा। बट हम यहाँ पे सिर्फ PhD की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ PhD पे ही फोकस कर रहा हूँ। नाउ देखो, नो फेलोशिप शैल बी गिवन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड एंड पार्ट टाइम स्कॉलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो पार्ट टाइम ही आते हैं, मतलब एक तो होती है फुल टाइम PhD, एक होती है पार्ट टाइम PhD होती है। DU के थ्रू भी पार्ट टाइम PhD होती है। इसका पूरा प्रोसेस तो मुझे शायद नहीं पता, बट इसका पार्ट टाइम अगर आप स्कॉलर हैं तो आपको नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको वहाँ पे कम्प्लीटली रहना पड़ेगा, फुल टाइम आपको स्कॉलरशिप करनी ही पड़ेगी, आप उसको पार्ट टाइम पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ रिन्यूअल ऑफ फेलोशिप। आपको एवरी ईयर आपको अपनी इस फेलोशिप का रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हर साल आपको फिर से रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आज बात करते हैं लीव की, ठीक है। जो लीव का जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इन्होंने साफ साफ क्लियर कहा हुआ है कि आप नॉन नेट फेलोशिप में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मैक्सिमम लीव जो पीरियड मिलेगा वो 30 डेज़ इन अ ईयर मिलेगा। 30 दिन से ज़्यादा आप लीव नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखनी है तो आपको मैक्सिमम 30 डेज़ की ही आपको पब्लिक हॉलीडे को छोड़ के आप एक्स्ट्रा लीव 30 डेज़ की मैक्सिमम ले सकते हो, उसके अलावा आप नहीं ले सकते, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स को थोड़ा है ना लीव दे सकते हैं 135 डेज़ की स्पेशल केसेस में, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा वुमेन्स को मिल सकता है। अब देखो, स्पेशल केस के अंदर आपको फेलोशिप कब मिल सकती है कि आप किसी मतलब जो टीचिंग या जॉब या इंटर्नशिप के असाइनमेंट के लिए आउट ऑफ द सिटी या अब्रॉड जा रहे हो, तो उस केस में आपको थोड़ी बहुत लीव ये दे सकते हैं। वो आप समझ ही सकते हो कि अगर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको अपने आप ऑफर आएंगे, ठीक है। आपके HOD आपको बहुत अच्छे से कंसल्ट करेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे, हर आपको अपॉर्चुनिटी से वो हर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ऑब्वियसली कि आप
वो पूरे टाइम उन्हीं के साथ रह रहे हो, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऑफर्स आएंगे। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हो तो वो आपका लीव में काउंट नहीं होगा, ठीक है। पर्सनली अगर आप कोई लीव ले रहे हो तो वो मैक्सिमम 30 डेज हो सकता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से होता है। अभी ऐसे ऑनलाइन इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, आपको ऑफलाइन ही स्कॉलरशिप सेल में अप्लाई करना पड़ेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए डीयू का पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है। वैसे इतना समझ लो कि अगर आपने CSIR नेट नहीं दिया है तो भी आपको CSIR नेट की ही तैयारी करनी है, क्योंकि इसका लगभग लेवल उसी के इक्वल होगा और आपको CSIR नेट के अकॉर्डिंग ही इसका मान के चलना है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको पेपर बताऊंगी ना, तो पेपर में अपन डिस्कस कर लेंगे। सो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, और इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।